नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। अंता के रण की लगातार चर्चा हो रही है, क्योंकि भले ही एक सीट पर उपचुनाव हुआ हो, लेकिन इस जीत और हार के कई मायने निकाले जा रहे हैं। आखिरकार अंता के रण से क्या सियासी संदेश गया है, ये आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्योंकि भले ही 200 विधानसभा सीट की जो राजस्थान है उसमें एक सीट पर उपचुनाव हुए हों, लेकिन ये राजस्थान की राजनीति के लिए काफ़ी प्रभावी माना जा रहा है और एक बड़ा सियासी संदेश यहाँ से निकलकर सामने आया है। प्रमोद जैन भाया किंग एक बार फिर अंता के लिए साबित हुए हैं और प्रमोद जैन भाया आखिरकार जनता को क्यों भाए, ये आपको हम समझाने वाले हैं। दरअसल प्रमोद जैन भाया कद्दावर नेता है और कुल मिलाकर उन्होंने जो इलेक्शन की स्ट्रैटेजी अपने तरीके से चली है वो पूरी तरह से सटीक साबित हुई है। अब आप ये देखिए कि 2023 में ज़रूर प्रमोद जैन भाया लगभग 5,500 वोटों से हारे हों, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किया। वो घर घर गए, बहुत आक्रामक उनका अंदाज नहीं रहा है चुनाव प्रचार में, और वो घर घर जाकर महिलाओं से गांव में संपर्क करते हुए नजर आए हैं। तो यूँ कहें कि अगर फैक्टर्स यहाँ पर प्रमोद जैन भाया के हम आपको गिनाने बैठेंगे तो कई फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो कांग्रेस ने उसका साथ निभाया, वहाँ देखिए कि चाहे अशोक गहलोत तो खैर करीबी माने ही जाते हैं प्रमोद जैन भाया के, लेकिन अशोक गहलोत यहाँ पर आए पूरी तरह से रविवार को, जब आए सियासी माहौल उन्होंने बदल दिया। इससे पहले सचिन पायलट उनके लिए खुद आए थे, मेगा रोड शो किया था। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी आए, डोटासरा भी आए, और जो अशोक चांदना है वो तो चुनाव प्रभारी थे, उन्होंने तो वहाँ पर लगातार कैंपेनिंग की थी। तो एकजुटता का यहाँ संदेश ज़रूर कांग्रेस की तरफ से दिया गया। जिस तरह से सचिन पायलट यहाँ पर पहुँचे थे उनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए और रोड शो करने के लिए, तो ये तमाम चीज़ें थी जो कि प्रमोद जैन भाया के पक्ष में साबित हुई हैं। दूसरी तरफ नरेश मीणा ने एक बहुत बड़ा डेंट लगाने का काम बीजेपी के लिए किया है और एक बड़ा फैक्टर वो जीत में साबित हुए प्रमोद जैन भाया के लिए। नरेश मीणा एक बार फिर वोट काटने में कामयाब रहे, लेकिन देवली उनियाना की तरह कांग्रेस को उन्होंने नहीं डेंट लगाया। वहाँ तो कांग्रेस को ज़रूर उन्हें जमात जब्त करवा दी थी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए बीजेपी के हार का कारण नरेश मीणा बने हैं और प्रमोद जैन भाया के लिए मुफीद साबित हुए हैं। क्योंकि मीणा वोट बैंक जो था वो कहीं ना कहीं खिसक गया नरेश मीणा के सामने आने की वजह से, और ये बीजेपी की हार का एक बड़ा कारण बना है। लेकिन इन सब के बीच में अगर आप देखेंगे मोरपाल सुमन ने कैसे चुनाव लड़ा, 15 वोट राउंड तक तो माना जा रहा था कि वो पीछे थे और उसके बाद वो दूसरे नंबर पाए हैं, क्योंकि नरेश मीणा के साथ उनके साथ काफ़ी अच्छी टक्कर देखने को मिली है। तो मोरपाल सुमन के लिए पहला चुनाव था, लेकिन अगर आप प्रमोद जैन भाया देखेंगे कद्दावर नेता रहे हैं और ये 6वां उनका चुनाव अपनी सियासी सफ़र का रहा है। 2000 सोचिए आप, उन्होंने 3 में चुनाव पहला लड़ा था निर्दलीय, तब वो जीते थे। 2008 में फिर कांग्रेस के टिकट पर लड़े, तब वो जीते और 29,000 वोटों से जीते हैं। 2013 में उन्होंने ज़रूर हार का सामना करना पड़ा, प्रभुलाल सैनी से 3,500 के लगभग वोटों से वो हारे। 2018 में वो फिर जीते और इस बार वो जीते 34,000 वोटों के अंतर से। 23 में वो हारे कुंवरलाल मीणा से और वो हारे लगभग 5,500 5,800 कुछ वोटों से, और एक बार फिर उन्होंने एक बड़ी जीत यहाँ पे 15,000 की लीड के साथ जीते हैं। यानी कि उनकी जो जीत का एक लीड हो जाती है, यानी कि जो मार्जिन रहता है वो बहुत बड़ा रहता है, हार का मार्जिन उनका बहुत कम रहता है। तो ये हर बार वो बता देते हैं कि अंता की जनता की पहले पसंद यानी कि नंबर 1 पसंद जो प्रमोद जैन भाया हैं। हालांकि उन पर लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही भ्रष्टाचार के, तो कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट भी प्रमोद जैन भाया की तरफ देखने को मिला है इस अंता के रण में, जहां पर अंता में पहली बार उपचुनाव हुए हैं। वहीं मोरपाल सुमन के लिए आप देखिए कि पूरी की पूरी सरकार वहां पर बैक की तरह, उनके बैकबोन की तरह खड़ी रही थी। 2 बार मेगा शो, पावर मेगा शो रोड शो हुए, जिसमें खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोनों रोड शो में थे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। एकजुटता का संदेश दोनों ने एक साथ एक मंच पर आकर रोड शो करके दिया था। यहाँ तक कि ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा वसुंधरा राजे ने किया कि देखिए MP MLA और सरकार तीनों यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। ये झालावाड़ संसदीय सीट के अंदर आती है, तो जाहिर तौर पर वसुंधरा राजे की डाक का सवाल भी था, प्रतिष्ठा का सवाल भी था। लेकिन साथ ही यहाँ पर बीजेपी लगातार ये कही थी कि सरकार के 2 साल के कामकाज पर मोहर लगाएगी जनता, लेकिन प्रचार में तो पूरी ताकत झोंक दी गई, पूरी एनर्जी झोंक दी गई, इसमें कहीं स्ट्रैटेजी में कमी नहीं थी। लेकिन धरातल पर शायद बीजेपी ये महसूस करने में और देखने में नाकामयाब रही है कि जनता को आखिर क्या चाहिए था। अगर आप देखते हैं साकली गांव ने पूरी तरह से चुनाव का बहिष्कार कर दिया था, ये कहते हुए कि हमारे बेसिक चीज़ें नहीं हैं, जो 5 सड़कें साकली को जोड़ती हैं वो मानसून आने पर हर बार डूब जाती है और हम एक तरीके से टापू बन जाते हैं। इसके साथ साथ फसल खराबे का मुआवजा लोगों को नहीं किसानों को नहीं मिल पाया था, ये भी एक नाराजगी थी। तो ये कई तरीके की नाराजगी थी जो सरकार कहीं ना कहीं नहीं भाप पाई। हालांकि सरकार की सेहत पर सिर्फ एक सीट की हार से असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन
जाहिर तौर पर एक मौका, तार्किक मौका ज़रूर कांग्रेस को दे दिया है हमलावर होने का, और ये वेकअप कॉल ज़रूर बीजेपी के लिए है, जो कि भले ही पिछले हुए जो 8 सीटों पर उपचुनाव थे उसमें 5 बीजेपी के नाम रही हों, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी के लिए आज की तारीख में, जो कि डोटासरा साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये प्री टेस्ट है 2028 से, यानी कि उन्होंने इसको 2028 से जोड़ दिया है, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए वेकअप कॉल ज़रूर है। अब देखना होगा कि आखिरकार आत्ममंथन में क्या चीज़ें निकलकर बीजेपी आती, किस तरीके से काम करती है। चूँकि मदन राठौर खुद मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल पूछा गया क्या ये वसुंधरा की हार है, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ये मेरी हार है, मैं इस हार को स्वीकार करता हूँ और अब आत्ममंथन करूँगा। बहरहाल आप इस जीत हार के खेल को किस तरीके से देखते हैं, ज़रूर कमेंट के जरिए अपनी राय दें। नमस्कार।